जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे यूपी हायर जुडिशियल सर्विस के जो पूछे गए प्रश्न पत्र हैं पूर्व के, उसका कैसे उत्तर दिया जाएगा। और सन 2014 का हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज हम विधि प्रश्न पत्र तृतीय का चर्चा करेंगे। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। और अन्य विषयों पर भी हमने यूट्यूब चैनल पर अपने प्लेलिस्ट को क्रिएट किया है, उसको भी आप लोग देखिए, उसका भी लाभ उठाइए। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, व्यापहरण और अपहरण को परिभाषित कीजिए, दोनों में अंतर बताइए। देखिए, जो व्यापहरण शब्द है उसका इंग्लिश जो शब्द का प्रयोग किया गया है, वर्ड का प्रयोग किया गया है, वो किडनैपिंग शब्द है। किडनैपिंग जो है वो किड से बना हुआ है, और किड का मतलब होता है बच्चे। यानी कि जहाँ कहीं बच्चों से संबंधित कोई ऑफेंस आ रहा है, अपहरण से संबंधित आ रहा है, तो उसको किडनैपिंग कहेंगे। और बाकी के जो मामले आ रहे हैं उसको हम अबडक्शन का परिभाषा के तहत उसको लाएंगे। तो ये है कहाँ? तो ये धारा 359 आईपीसी 360 और 361 तथा 362 में दिया गया है। लेकिन अपहरण जो है वो इंडिविजुअल अपराध नहीं है, उसके साथ में कोई ना कोई उद्देश्य जरूर जुड़ा होना चाहिए, चाहे वो हत्या के लिए हो, भीख मांगने के लिए हो, या किसी अन्य प्रकार से जो भी उद्देश्य हो अपराधी का, वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। बाकी का जो किडनैपिंग है उसमें अपराध के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई उद्देश्य हो। अगर जो विधिपूर्ण संरक्षकता से या भारत से बाहर उसका व्यापहरण कर लिया जाता है तो वो मान लिया जाएगा कि उसने ऑफेंस कर दिया है। जो ही उस अभिरक्षा से उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति है उसको अलग किया जाता है, चाहे जिस रूप में किया जाए, तो वो व्यापहरण का अपराध कारित हो जाएगा। अब धारा 359 को देखते हैं, उसमें कह क्या रहा है। तो उसमें कह रहा है कि धारा 359 के अनुसार व्यापहरण 2 किस्म के होते हैं। पहला भारत में से व्यापहरण जो धारा 360 में दिया गया है, और दूसरा कह रहा है विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण जो धारा 361 में दिया गया है। अब दोनों को देख लेते हैं इसमें है क्या। तो धारा 360 कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति के सम्मति के बिना, मतलब वो कहीं ना कहीं से वो व्यक्ति किसी के अभिरक्षा में है, भारत की सीमाओं से परे प्रवहन कर देता है, वह भारत में उस व्यक्ति का व्यापहरण करता है। मतलब भारत से जो ही उस व्यक्ति को बाहर के लिए प्रवहन कर दिया जाता है और उसके सम्मति के बिना किया जाता है जिसके वो अभिरक्षा में है, तो वो व्यापहरण का अपराध कारित करता है। अब इसमें जो बात कही गई है वो कहीं से ये नहीं कहा गया है कि वो वयस्क है कि अवयस्क है। ये कह रहा है कि इस धारा के अंतर्गत वर्णित अपराध का शिकार पुरुष या स्त्री, वयस्क या अवयस्क कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इसके निम्नलिखित अवयव हैं। अब क्या है? पहला कि किसी व्यक्ति का भारत की सीमाओं से प्रवहन करना अनिवार्य है, और दूसरा है कि ऐसा प्रवहन प्रवृत्त व्यक्ति की सम्मति के बिना हो या उसकी ओर से वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति की सम्मति के बिना हो। तो ये अपराध हो गया व्यापहरण का। अब जो विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण होता है वो धारा 361 में बताया गया। वो क्या है? कह रहा है कि जो कोई किसी अप्राप्तवय को, यदि वह नर है तो 16 वर्ष की से कम आयु का, और स्त्री है तो 18 वर्ष से कम आयु का है, या किसी विकृत व्यक्ति को, ऐसे अप्राप्त या विकृत व्यक्ति को विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है। देखिए, ये 2 शब्द है, ले जाना और बहका ले जाना। वह ऐसे प्राप्तवय या ऐसे विकृत व्यक्ति की विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यापहरण करता है, यह कहा जाता है। तो इस तरीके का ये अपराध है। इसका स्पष्टीकरण यह है कि इस धारा में विधिपूर्ण संरक्षक शब्दों के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसे अप्राप्तवय या अन्य व्यक्ति की देख रेख या अभिरक्षा का भार विधिपूर्वक न्यस्त किया गया है। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वह नेचुरल गार्जियन ही हो,
अगर जो कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति के अभिरक्षा में किसी अप्राप्तवय को या विकृत को न्यस्त किया गया है और उसके भी सम्मति के बिना यदि उसको वहाँ से बहका के ले जाया जाता है या ले जाया जाता है तो वो ये अपराध गठित कर देता है। जैसे कहीं इलाज के लिए किसी हॉस्पिटल में किसी अप्राप्तवय को या विकृत को एडमिट किया गया या कहीं किसी कैंप में किसी बच्चे को उनके संरक्षण में कैंप में भेजा गया तो वो एक प्रकार से न्यस्त किया हुआ माना जाता है और उस कंडीशन में अगर जब उसको लेके जाया जाता है तो उनका कंसेंट अनिवार्य है जिसके अंडर में उसको न्यस्त किया गया है। अपवाद इसका क्या है, कह रहा है कि इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं है जिसे सद्भाव पूर्वक यह विश्वास है कि वह किसी अधर्म शिशु का पिता है या जिसे सद्भाव पूर्वक यह विश्वास है कि वह ऐसे शिशु की विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है जब तक कि ऐसा कार्य दुराचरित या विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए न किया जाए। मतलब कुछ ऐसे भी कंडीशन आते हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा होते हैं जिसमें माँ बाप तो अलग रहते हैं लेकिन उस बच्चे का कहीं ना कहीं किसी की कस्टडी होती है। तो अगर जो वो विधिपूर्ण रूप से वैध रूप से अगर जो पिता है और फिर भी अगर वो लेके जा रहा है और उसका इंटेंशन ये नहीं है तो वो अपहरण की श्रेणी में नहीं आएगा। इसका कहने का तात्पर्य यही है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका इसेंशियल क्या है। तो धारा 361 का इसेंशियल ये है कि कोई अवयस्क या विकृत व्यक्ति हो जिसको बहका के ले जाया गया हो और ऐसा अवयस्क व्यक्ति अगर जो कोई है तो पुरुष है तो 16 वर्ष से कम उम्र का होना चाहिए, स्त्री है तो 18 वर्ष से कम उम्र की होनी चाहिए या चित्त विकृत होना चाहिए। तीसरा इसेंशियल है इसका कि ले जाना या बहका ले जाने का कार्य ऐसे अवयस्क या विकृत व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता में से किया गया हो। चौथा है कि ले जाना या बहका ले जाना संरक्षक की सहमति के बिना हुआ हो। अब इसके बाद से देखते हैं अपहरण की परिभाषा धारा 362 में दिया गया है। तो ये कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों का द्वारा उत्प्रेरित करता है वह उसका अपहरण करता है या कहा जाता है। मतलब कि यदि किसी व्यक्ति का व्यक्ति शब्द वो नारी भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, किसी भी उम्र का हो सकता है, अगर उसको बलपूर्वक ले जाया जा रहा है तो ये अपहरण की श्रेणी में आ जाएगा। हमने पहले भी कहा है कि अपहरण का कोई इंडिविजुअल नहीं सेंस होता है, उसका कहने का उद्देश्य होता है जो कि आगे की धाराओं में धारा 363, 64, 65, 66 में जो बातें कही गई हैं उसमें उसके अधीन आना चाहिए। अब अंतर की बात देखा जाए तो अंतर में ये कह रहा है कि आसानी से आप लोग अंतर दे सकते हैं। पहला तो उम्र की बात है कि अगर जो व्यापरण किया जा रहा है तो 16 और 18 वर्ष का होना चाहिए, विकृत होना चाहिए। अपहरण के मामले में ऐसा कोई बात नहीं है। उसी प्रकार से दूसरा इसका अंतर बता रहा है कि व्यापरण में विधिपूर्ण संरक्षकता से होना चाहिए, जबकि इसके लिए अपहरण के लिए कोई ऐसी बात नहीं है। तीसरा अंतर इसमें कह रहा है कि व्यापरण में बहका के या ले जाने के पर्पज से उसको किसी प्रकार का प्रलोभन दिया गया हो, मतलब उसको प्रवंचित किया गया हो, जबकि अपहरण में कहीं ना कहीं बल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से व्यापरण का जो अपराध है उसमें उस व्यक्ति का जो विपरीत व्यक्ति है उसके कंसेंट का कोई वैल्यू नहीं होता है, जबकि बलपूर्वक बाध्यता में ये ऐसा है कि अगर उसकी कंसेंट है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से इसके कई इसेंशियल हैं और इसेंशियल के आधार पर ही आप इसका अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1B देख लेते हैं। ये कह रहा है कि एक हिंदू लड़की जिसकी आयु 17 साल की है और 12वीं कक्षा में पढ़ती है तथा अपने माँ बाप के संरक्षता में रहती है, उसका अपने मकान के पड़ोस में चलने वाले दुकानदार से अनैतिक प्रेम संबंध था। लड़की ने एक दिन घर छोड़ दिया और दुकानदार के पास गई और उससे कहा कि उसे हमेशा के लिए कहीं दूर ले चले। दुकानदार उसे दूर कई स्थानों पर ले गया। बाद में दुकानदार को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। विधिक प्रावधानों के संदर्भ में कारण सहित उत्तर दीजिए। देखिए ये धारा 361 और 363 पर आधारित ये प्राविधान है, लेकिन ये केस था एस वरदराजन बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का 1965 का मामला। साथ में 2020 का भी एक मामला है, धीरेन्द्र कुमार एवं अन्य आलिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है, धीरेन्द्र कुमार पटेल एवं अन्य आलिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इन दोनों मामलों में ये कहा गया
कि बहका के ले जाना और चले जाना दोनों में बहुत अंतर होता है। यदि कोई अपने आप चले जाता है और अगले का कोई इसमें रोल नहीं है ले जाने में, किसी प्रकार का इंड्यूसमेंट नहीं है, प्रलोभन नहीं है या कहीं से उसका दबाव नहीं है, तो ये जो शब्द है बहका के ले जाना ये माना नहीं जाएगा, इसके तहत अपराध नहीं माना जाएगा। और इसी धारा को माने इसी केस को इसमें आधार बना करके इसका उत्तर दिया जा सकता है। पहले तो इसेंशियल आप लिख दीजिए कि धारा 361 में जो बातें कही गई हैं कि विधिक पूर्व संरक्षकता से किसी को मतलब उसको बहका के ले जाना या चले जाना ऐसा कुछ है, तो इस तरीके का इस केस में नहीं है। और एस वरदराजन वाले में भी इस तरीके का जो है क्या नाम है कि अंतर स्पष्ट किया गया था कि कोई व्यक्ति चला जाता है अपने से या उसको बहका के ले जाया जाता है, दोनों में अंतर क्या है। और वहाँ उस केस में हेल्ड किया गया था कि वो अपराधी नहीं है, तो उस आधार पे यहाँ पर भी वो पड़ोसी अपराधी नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1C देख लेते हैं। ये कह रहा है कि एक 13 वर्षीय लड़की अपने मामा के साथ मेला देखने गई, वहाँ भारी भीड़ के कारण मामा से अलग हो गई, उसको घर का पता भी याद न रहा। वहाँ एक व्यक्ति ने उसको अपने घर चलने को बहकाया, फुसलाया और घर ले गया। देखिए ये शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है और यही ऑफेंस को क्रिएट करता है। बहकाया, फुसलाया और घर ले गया। घर पर उसने उस लड़की का विवाह अपने पुत्र से करने की तैयारी की। इसी बीच पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। क्या वह व्यक्ति व्यापहरण का दोषी होगा? विधिक प्रावधानों का संदर्भ देते हुए कारण सही उत्तर दीजिए। तो देखिए अभी हमने कहा कि जो 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की हो या 18 वर्ष से कम उम्र का लड़का हो, यदि उसको कोई बहका करके ले जा रहा है तो उसका कंसेंट का कोई मतलब नहीं होता, सहमति कोई मायने नहीं रहता है। यहाँ 13 वर्ष की बालिका है, उसको बहका करके फुसला करके ले जाया गया है, तो पहले तो धारा 361 के परिभाषा के अंतर्गत ये अपराध बनता है। अब ये जो इस केस में जो बताया गया है कि क्या वो लाइबल होगा कि नहीं होगा, तो इसेंशियल गिनाते हुए सीधे सीधे धारा 366 IPC का जो प्रावधान है या 363 का जो प्रावधान है उसके तहत इसको दंडित किया जाएगा, अभियोजित किया जाएगा। इस तरीके का आंसर आप देकर के इसको पूर्ण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 एक प्रकार से जजमेंट लिखने की बात कह रहा है, तो इसको हम लोग स्किप कर जाते हैं। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि धारा 375 में किए गए अद्यतन संशोधन के पश्चात धारा 377 के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन के मामले में दिए गए निर्णय तथा धारा 375 के विधिक प्रावधान की विवेचना कीजिए। देखिए ये धारा सन 2014 का मामला है, इसलिए इसमें नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो मामला था, जिसको धारा 377 को अंशतः जो है असंवैधानिक घोषित किया गया, उसको ये कहीं ना कहीं से शामिल नहीं कर रहा है। क्योंकि 2014 का मामला है, इसलिए 2014 का सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन का मामले को इसमें रखते हुए और क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा जा रहा है। जबकि हमें आशा है कि अगर ये 2021 में क्वेश्चन आएगा तो इसमें नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का भी केस मेंशन करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। और इसमें यही कि जो सन 2013 में जो अमेंडमेंट किया गया धारा 375 में, तो उसमें कुछ इसेंशियल ऐसे आए जो धारा 377 में भी आते हैं। जैसे आप प्राकृतिक रूप से किसी का हरासमेंट करना, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, इस तरीके का प्लीजरेबल करना, तो ये कहीं ना कहीं से ओरल सेक्स करना, तो ये सब जो इसेंशियल आते हैं धारा 377 में, आप प्राकृतिक रूप से जो लैंगिक अपराध बनाते हैं, तो ये 375 में भी आ गए। तो अब ये यही इसके कहने का मतलब है कि क्या 377 औचित्यहीन है? तो उस समय तो अब चूंकि 2014 में संवैधानिक था ये धारा 377, तो एक प्रकार से कंट्राडिक्शन आ रहा था। लेकिन जब धारा 377 को नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, तब से ये कहीं ना कहीं से ये दोनों धाराएं जो है एक प्रकार से अलग अलग उसका महत्व है। कहीं से एक दूसरे को ये टच नहीं करते हैं और एक दूसरे को ओवरहोल्ड नहीं करते हैं। अब धारा 377 एक अलग बात कह रहा है और धारा 375 एक अलग बात कह रहा है। हाँ, ये जरूर है कि 2013 में जो संशोधन हुए हैं उसके तहत ये कहीं ना कहीं से उन सब बातों को भी समाहित कर लिया गया है जो परिकल्पना से परे पहले थी, उसको भी इसमें समाहित करके ऑफेंसिव के रूप में
डाल दिया गया है और एक व्यवहारिकता के रूप में डाला गया है, क्योंकि ऐसे अपराध हो रहे थे और हो रहे हैं। अगर उसको नहीं डाला जाता तो कहीं ना कहीं से वो धारा 377 की श्रेणी में आता और वहाँ कम पनिशमेंट था, और यहाँ पे चूंकि उसका पनिशमेंट ज़्यादा है, DADB में जो 376 DADB सेक्शन लाए गए हैं उसमें गैंग रेप वगैरह के भी आते, उसमें मृत्युदंड भी है, ऐसी कोई महिला का मृत्यु हो जाता है इसके दौरान, तो इस तरीके का है। और उसमें एक मिनिमम अमाउंट फिक्स किया गया है कि इससे कम के कारावास नहीं होंगे, जैसे 20 साल से कम का नहीं होगा, 10 साल से कम का नहीं होगा, तो इस तरीके का इसमें दिया गया है। और इस तरीके से क्वेश्चन का एनालिसिस करके हम लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये कह रहा है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर की उपेक्षा से पैदा होने वाले आपराधिक दायित्व की विवेचना कीजिए, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य 2005 के मामले में प्रतिपादित किया था। देखिए, ये अकाउंटेबिलिटी तय करता है एक प्रैक्टिशनर का जो एक डॉक्टर के रूप में है, उसके द्वारा कोई उपेक्षा किया जाता है तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी है। 304A के अंतर्गत जो IPC है उसके तहत जो एक प्रकार से कहा जाता है कि उसने उतावलेपन या उपेक्षा से कार्य किया है, तो किया है कि नहीं किया है, इस बात की कसौटी इस बार जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य के मामले में कहा गया। चूंकि कई मामले में ऐसे रहे हैं कि जिसमें वाकई में मेडिकल उपेक्षा की जाती रही है और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती है, क्योंकि वो पहले ही साइन करा लेते हैं कि किसी प्रकार की कैजुअलिटी होने पर डॉक्टर की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन ये कालांतर में न्यायालय द्वारा देखा गया कि इस तरीके से एग्रीमेंट करा लेने मात्र से उनकी लायबिलिटी से मुक्ति नहीं हो जाती। अगर जो वाकई में नेग्लिजेंस किए हैं, उपेक्षा किए हैं या उतावलेपन में कार्य किए हैं, तो कहीं ना कहीं से वो लाइबल होंगे, लेकिन ये मामला जेन्युइन होना चाहिए। तो इसी प्रकरण को लेकर के इसमें कुछ गाइडलाइन दिए गए और कुछ अवधारित प्रश्न को अवधारित किया गया माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य IR 2005 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? पहला कहा कि उपेक्षा किसी ऐसी चीज को करने से लोप द्वारा कारित कर्तव्य भंग होता है जिसे उन घटकों द्वारा जो साधारणतया मनुष्य के कार्यकलाप के आचरण द्वारा विनियमित करते हैं मार्गदर्शित कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति ऐसी किसी चीज को करेगा या कर रहा है जिसे प्रज्ञावान एवं विवेकशील व्यक्ति नहीं करेगा। मतलब उपेक्षा को इसमें बताया गया कि उपेक्षा क्या चीज होती है, उसका एक डेफिनेशन दिया गया। दूसरा कह रहा है कि साधारण लापरवाही, निर्णय की त्रुटि या दुर्घटना किसी चिकित्सीय व्यवसायी के पक्ष में उपेक्षा का सबूत नहीं है। विशेष अथवा असाधारण सावधानियां जिनसे विशिष्ट घटना का निवारण हो सकता था कि प्रयोग की असफलता विकथित उपेक्षा की जांच करने का मानक नहीं हो सकता था, ये इसमें अवधारण किया गया। तीसरा कह रहा है किसी व्यवसायी चिकित्सक को उन दो निष्कर्षों में से एक पर उपेक्षा के कारण उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा, या तो वह अपेक्षित कुशलता नहीं रखता था जिसके रखने की उसने प्रवंजना की थी, अथवा जिसका उसने दिए गए वाद में युक्तियुक्त सक्षमता के साथ प्रयोग नहीं किया था जो उसके पास थी। मतलब कोई ऐसे इलाज के पास, किसी डॉक्टर के पास हम लोग जा रहे हैं जो उसके खुद वो डॉक्टर नहीं है लेकिन प्रवंजना कर रहा है कि हम उसके डॉक्टर हैं और वो इस तरीके से वो इलाज कर रहा है, तो ये एक उपेक्षा की श्रेणी में आएगा। या अगर जो उस चीज़ का डॉक्टर होते हुए भी उसका इलाज नहीं किया उस तरीके से, तो भी ये उपेक्षा की श्रेणी में आएगा। तो यही ये कह रहा है कि इस बात की जांच करने के लिए कि क्या आरोपित व्यक्ति उपेक्षापूर्ण रहा है या नहीं, मानक उस व्यवसाय में साधारण कुशलता का प्रयोग करने वाले साधारण सक्षम व्यक्ति का होगा। प्रत्येक व्यवसाय के लिए उस शाखा जिसका वह व्यवसाय करता है उच्चतम स्तर की कुशलता को रखना संभव नहीं है। अत्यधिक कुशल व्यवसायी के पास बेहतर गुण हो सकेंगे लेकिन उसे उपेक्षा के अभियोग पर विरुद्ध कार्रवाई किए गए व्यवसाय के संपादन की जांच करने हेतु आधार या पैमाना नहीं बनाया जा सकता। चौथा, इसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य 2005 में यह भी धारित किया कि दो में से किसी एक आधार पर पेशेवर डॉक्टर को उपेक्षा के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। पहला, या तो उसके पास आवश्यक दक्षता नहीं थी, या जो दक्षता उसके पास थी उसका उसने तार्किक सक्षमता के साथ प्रयोग नहीं किया। मतलब ये दो क्राइटेरिया ऐसा है जो कि किसी चिकित्सीय उपेक्षा के श्रेणी में जो अपराध लाया जाता है उसको लाने के लिए टेस्टिफाई करने का ये तरीका है। पांचवा कह रहा है कि एक पेशेवर डॉक्टर को अभियोजित करने के लिए यह साबित किया जाना चाहिए कि आरोपी ने कुछ ऐसा किया है या करने में चूक गई है
जिसे इन तथ्यों और परिस्थितियों के अंतर्गत कोई पेशेवर डॉक्टर अपने सामान्य प्रज्ञा एवं दूरदर्शिता में ऐसा नहीं किया होता अथवा ऐसा करने में चूक नहीं हुई होती। आरोपी डॉक्टर द्वारा लिया गया खतरा इस प्रकृति का होना चाहिए कि उसके उपरांत हुई क्षति असंभावी है। तो इस तरीके से जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य के मामले में एक चिकित्सीय नेग्लिजेंस के बारे में जो गाइडलाइन दिया गया था उसका वर्णन किया गया था, और इसी तरीके से हम लोग इसका आंसर भी दे सकते हैं। और इसके बाद से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो लोकल लॉ से संबंधित है। लोकल लॉ में ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है यूपीजेड एक्ट से है, 6B यूपीजेड एक्ट से है। उसके बाद 7 जो है ये कह रहा है कि मकानदार तथा किराएदार के बीच ब्यादेश के बाद समझौते के आधार पर डिक्री हुआ। वे उसमें सहमत थे कि मकान के ध्वस्तीकरण और नवनिर्माण के बाद नए भवन में किराएदार को पुनः प्रवेश का अधिकार होगा और 1972 का यूपी एक्ट 13 लागू होगा। किराएदारी उसके अनुसार चलेगा। तत्पश्चात किराएदार मकान का किराया देना बंद कर दिया। किराएदार द्वारा किराए देने में व्यतिक्रम के आधार पर मकानदार ने किराए की बेदखली के लिए लघुवाद न्यायालय में वाद दाखिल किया। किराएदार ने बचाव लिया कि 1972 का एक्ट नंबर 13 लागू होगा। निर्णीत वादों की सहायता से बताए कि क्या सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के संबंध में 1972 का एक्ट 13 बाध्यकारी होगा और क्या भवन 1972 का यूपी एक्ट नंबर 13 से शासित होगा या नहीं। कारण दीजिए। देखिए, अगर जो कोई व्यक्ति जब रेंट कंट्रोल एक्ट हम लोग देखते हैं तो उसमें 21 के तहत कोई ऐसा खाली करवाया जाता है, निर्मुक्त कराया जाता है कोई स्थान को या मकान को, और इस शर्त पर कराया जाता है कि उसका पुनः निर्माण किया जाएगा, तो पुनः निर्माण के बाद उसी व्यक्ति को रखा जाएगा। तो अगर ऐसा किया जाता है और अगर जो ऐसा नहीं किया जाता है तो किराएदार को फिर 24(2) में जो रेमेडी मिली हुई है उसका प्रयोग कर सकता है। यहाँ चूंकि प्रश्न को घुमाने के लिए कहा है, चूंकि उसने ऐसा किया नहीं और किया भी नहीं, और इधर किराएदार ने क्या किया, किराया देना बंद कर दिया। तो जो दूसरा ग्राउंड है धारा 20 में, उसमें कहा गया कि यदि कोई ऐसा क्या बोलते हैं किराया बाकी है 4 महीने तक का और वो नहीं देता है, तो किराया न देने पर उसको इस प्रकार का राइट हो जाता है कि वो उसको बेदखली का वाद दाखिल करे। और बेदखली के वाद में लघुवाद न्यायालय द्वारा उसको मना किया जा सकता है यदि वो मैं ब्याज सहित 9% मैं खर्चों को और वो सारे जो किराएदारी का जो किराया बाकी था वो जमा कर देता है, तो इस बात का मना किया जा सकता है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन आ रहा है कि क्या उसका बनता है कि नहीं बनता है राइट कि वो बेदखली का वाद दाखिल कर सकता है, तो जो धारा 20(5) है उसमें कहा गया है कि न्यायालय को किसी समझौते के या तुष्टि के आधार पर डिक्री पारित करने हेतु अधिकृत करती है। मतलब उसको ऐसा नहीं कि मना किया जा रहा है, लेकिन जो नई किराएदारी है 20(2) का ये है, उसमें संस्थित करने का जो राइट है उसका बना रहेगा। तो ये किराएदारी अधिनियम के तहत ये जो क्वेश्चन बना रहा है कि क्या उसको राइट है कि नहीं है और उससे शासित होगा कि नहीं होगा, तो ये आंसर दिया जाएगा कि हाँ होगा और उसका राइट भी बना रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें कि 1972 का यूपी एक्ट नंबर 13 की धारा 9 के अंतर्गत मानक किराए के अवधारण के लिए जिला मजिस्ट्रेट को किन सुसंगत तथ्यों बातों पर विचार करना चाहिए और क्या ऐसा आदेश अपीलीय है, और यदि हाँ तो अब इस संबंध में अपील न्यायालय की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, धारा 9 और धारा 10 जो रेंट एक्ट का है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है और हमने इस पर बृहत्तर जो है वीडियो भी बनाया है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। ब्रीफ में बता देते हैं, धारा 9 में जब मानक किराए का अवधारण किया जाता है तो उसमें जो मजिस्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके दिमाग में ये बात रहता है कि अवधारण किस आधार पर होगा, तो ये कह रहे हैं किसी ऐसे भवन की दशा में जिस पर पुराना अधिनियम लागू था और जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय किराए पर उठाया हो, जिसके लिए न तो कोई सम्मत किराया हो और न तो कोई युक्तियुक्त किराया हो। तब ये क्या करेंगे, तब मजिस्ट्रेट को भवन नियमावली के नियम 5 के अनुरूप आवेदन पर दिए जाने पर मानक किराया अवधारित करेगा। और मानक किराया जो धारा 2 है उसके तहत अवधारण करने में निम्न बातों को ध्यान में रखा जाएगा। पहला क्या है, भवन पर इस अधिनियम के लागू होने के दिनांक या किराए पर उठाने के दिनांक, इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो कि ठीक पूर्व भवन और उसके स्थान का बाजार मूल्य क्या था। दूसरा कार्य, भवन के निर्माण, अनुरक्षण या मरम्मत में जो लागत आया है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। तीसरा कार्य, उस दिनांक से पूर्व उस क्षेत्र लोकेलिटी में तत्सदृश भवनों के लिए प्रचलित कोई किराया है तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा।
चौथा कह रहा है कि भवन में प्रदत्त सुख सुविधा कोई है उसका भी ध्यान रखा जाएगा। और पांचवा कह रहा है कि भवन का कोई नवीनतम निर्धारण यदि कोई हो तो उसको ध्यान में रखा जाएगा। और आखिरी इसमें कह रहा है कि कोई अन्य सुसंगत तथ्य हैं तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रख करके जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उस प्रश्न का अवधारण करेंगे कि इसका मानक किराया क्या होना चाहिए इस मकान का, तदर्थ आवेदन प्राप्त होने पर। अब इसके बाद से एक और बात कर रहा है कि उपबंधों के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट साधारणतः उक्त दिनांक के भवन में जो भी स्थल है का बाजार मूल्य का 10% वार्षिक मानक किराया होगा एवं उसका 12वां अंश मासिक किराया होगा। मतलब जो भी बाजार मूल्य है उसका 10वां जो अंश होगा वो उसका वार्षिक किराया होगा, उसका 12वां अंश जो होगा वो मंथली किराया उसका मानक किराया माना जाएगा। और उपधारा 1 के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश धारा 10 के अधीन जिला न्यायालय के अपील के अधीन आदेश के अंतर्गत अंतिम होगा। यानी कि अगर जो उससे कोई क्षुब्ध व्यक्ति है, चाहे वो वादी माने किराएदार हो या टेनेंट हो, जो भी हो, तो क्षुब्ध हो किराएदार या मकानदार जो भी उसमें है, तो क्षुब्ध है तो वो 30 दिन के भीतर जिला न्यायाधीश यानी कि जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनके यहाँ अपील कर सकता है। और अपील में या तो उसका वो अवधारण करेंगे या पुनः उसको प्रेषित कर देंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि वो उसका अवधारण करें और इस तरीके से मतलब इसको अवधारित किया जाएगा। तो हमें लगता है कि इसका क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा एक बार से फिर। अब इसमें जयराज सिंह बनाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एक मामला है। इसमें कहा गया कि परिसीमा अवधि 30 दिन है, 30 दिन की गणना करते समय उस तिथि को निकाल दिया जाएगा जिस दिन आदेश पारित किया गया था और आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए विहित अवधि को भी अपवर्जित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर अपीली प्राधिकारी अपील दाखिल करने के लिए विलंब को भी माफ कर सकता है। तो ये एक प्रकार से सख्ती की बात है। और उसके बाद से जो सख्ती है वो बताया गया है कि इसमें पहला क्या करे कि वो अपील का निस्तारण स्वयं कर सकता है यानी जिला न्यायाधीश। दूसरा करे कि वो अपील को निस्तारण के लिए अपने नियंत्रणाधीन किसी अपर जिला न्यायाधीश को समनुदेशित कर सकता है। तीसरा करे किसी अपर न्यायाधीश के समक्ष लंबित अपील को वापस मंगा सकता है या किसी अन्य अपर न्यायाधीश को अंतरित कर सकता है। चौथा करे कि वो अपीलाधीन आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है या उसे विखंडित कर सकता है। पांचवा करे वह उसे पुनः विनिश्चय के लिए जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर सकता है या उसे विखंडित कर सकता है। छठवां करे कि वो अपील की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है। और सातवां करे अपील आदेश के प्रवर्तन को स्थगित कर सकता है। तो इस तरीके से ये एक प्रकार से पावर है और पावर का इस्तेमाल जिला न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा धारा 10 के तहत। धारा 9 में अवधारण किया जाएगा मानक किराए का। अगर जो युक्त कोई ऐसा रीजनेबल किराया नहीं है या कोई पहले से मानक किराया नहीं है तो उसका मानक किराया निर्धारित किया जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर पूर्ण कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको हम अगले वीडियो में व्याख्या करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि मेरी बातों को जो भी हमने कहा है आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। जिन जिन केस लॉ का हमने चर्चा किया आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। जिन जिन धाराओं का हमने चर्चा किया है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।